दोस्तों, एक लड़के की बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ शादी हो जाती है। शादी के बाद में लड़का अपनी खूबसूरत पत्नी की बजाय अपनी प्रेमिका को चाहता है, उसी से प्यार करता है, उसी से बातें करता है और उसी के साथ में निजी पल भी बिताता है। जब भी उसको मौका मिलता है उसके घर जाता है और उसके साथ में शारीरिक रिश्ते भी बनाता है। एक दिन ये बात उसकी पत्नी को पता लग जाती है, लेकिन पत्नी इस पर बिल्कुल नाराज़ नहीं होती है और वो अपने पति से बात करती है और कहती है कि तुम जिस लड़की को चाहते हो उसके साथ रिलेशन में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुमको भी एक बात बताती हूँ कि एक मेरा भी बॉयफ्रेंड है, मैं भी उसके साथ में रहना चाहती हूँ और उससे बात करना चाहती हूँ। पति जब अपनी पत्नी की इतनी बात सुनता है तो वो भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता और कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बात करो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करता हूँ। यानी कि पति का भी एक लड़की के साथ में अवैध संबंध था और उसकी जो खूबसूरत पत्नी थी उसका भी एक लड़के के साथ में अवैध संबंध था। ये बात एक दूसरे को बिल्कुल जानकारी थी कि दोनों के अलग अलग अफेयर चल रहे हैं, लेकिन उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी और वो आराम से रह रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक इन दोनों की हत्या हो जाती है। तब इस मामले का खुलासा होता है और जब इस मामले का खुलासा होता है तो जो कहानी निकल कर सामने आती है, जो कोई भी जिसने भी सुना वो सुनकर दंग रह गया। आखिर क्या थी पूरी कहानी और कैसे खुलासा हुआ इस हत्याकांड का, आइए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। दोस्तों, अगर आपको क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां देखना और सुनना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल कहानी जनता की को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई और सच्ची कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के करौली जिला की और यहाँ पर एक थाना है मासलपुरा और इसी के पास एक गाँव है भोजपुर। बात है 30 अक्टूबर 2024 की। राजस्थान पुलिस के यानी कि मासलपुरा थाना के पुलिस को एक कॉल आता है और फ़ोन करने वाला कहता है कि जंगल में एक जगह एक कार के अंदर 2 लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और जाकर वहां पर देखती है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और दोनों के सिर में गोली मारी गई है। पुलिस दोनों लाशों को अपने कब्जे में लेती हैं और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती हैं। पुलिस मौके से काफ़ी सबूत भी इकट्ठे करती है और इसके बाद में फिर वो उन दोनों बॉडियों का पोस्टमार्टम कराती हैं। पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि उनको सिर में गोली मारी गई थी। लड़के के सिर में 2 गोलियां मारी गई थी और लड़की के सिर में 1 गोली मारी गई थी। इन्हीं गोलियों की वजह से इन दोनों की मौत हो गई थी। पुलिस जब घटनास्थल की जांच कर रही थी तो वहां पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला जिसकी वजह से इन दोनों लाशों की शिनाख्त हो सके। पुलिस ने गाड़ी को छान कर देखा, उसको खोल कर देखा तो उसकी डिग्गी में से कुछ कागज़ निकले, यानी कि गाड़ी की कागज़ निकले, जिसकी वजह से इन लोगों की पहचान हो सकी कि जो मृतक था, जो उसका नाम था विकास और उसकी उम्र थी 22 साल और जो मृतका थी उसकी उम्र थी 18 साल और उसका नाम था दीक्षा। गाड़ी में ही कुछ प्रसाद पड़ा हुआ था जिसको देखकर ये लग रहा था कि ये दोनों शायद कैला देवी मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में जो इन दोनों के साथ में जो तीसरा शख्स दिख रहा था, जब पुलिस ने उसकी छानबीन की और उसके बारे में पता निकाला तो पता चला कि उसका नाम चमन खान है और वो मृतक विकास के मामा का नौकर है। पुलिस ने सबसे पहले चमन खान को उठाया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसके साथ पुलिस सख्ती से पेश आई तो उसने एक ऐसा खुलासा किया कि जिसको सुनकर लोग दंग रह गए। उसने बताया कि ये हत्या उसने खुद नहीं की बल्कि उसके मालिक ने कराई है। मालिक का नाम था रामबरन, जो मृतक विकास का मामा था। फिर पुलिस ने नौकर के मालिक रामबरन यानी कि विकास के मामा को उठाया और उससे सख्ती से पूछताछ की। जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अपनी बहन ललिता का नाम लिया और बताया कि ये सब ललिता के कहने पर उसने ऐसा किया है। अब पुलिस ने ललिता यानी कि विकास की मां को गिरफ्तार किया और मां को बुलाकर थाने लेके आई और यहाँ पर उससे सख्ती से पूछताछ की तो मां ने एक ऐसी कहानी सुनाई कि जिसने भी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर एक मां ऐसे कैसे कर सकती है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि जो ये ललिता नाम की औरत थी, इसके 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की कुछ समय पहले एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ वो भाग गई थी, जिसकी वजह से घर की काफ़ी बेइज्जती हुई थी और इसी बेइज्जती की वजह से ललिता काफ़ी
परेशान रहती थी। लेकिन जब उसको पता चला कि उसके लड़का का भी एक लड़की से अफेयर चल रहा है तो वो समझ गई कि अब मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जब उसको पता लगा कि ये एक खूबसूरत लड़की से प्यार करता है तो माँ ललिता ने एक उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को पसंद किया और अपने बेटे विकास से उसकी शादी करा दी। माँ ने सोचा कि शायद इस शादी के बाद में जब इसको इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई है तो अब ये उस लड़की को भूल जाएगा। लेकिन विकास था कि मानने का नाम नहीं ले रहा था और शादी के बाद भी वो उसी लड़की के चक्कर में घूमता रहता था और उसी से बातें करता था, मिलता जुलता था और उसके साथ में फिजिकल रिलेशन भी बनाता था। जब माँ को इतनी बात पता चली तो उसने ये बात अपनी बहू से शेयर की और कहा कि तुम अपने पति को समझाओ, ये अब भी एक लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है और ये मान नहीं रहा है। तब जाकर पत्नी ने अपने पति से बात की और कहा कि तुम जो कुछ कर रहे हो उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं भी एक लड़के से प्यार करती हूँ और तुम मुझे भी मत रोकना। पति पत्नी दोनों आपस में एक समझौता कर लेते हैं कि एक दूसरे को कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। पति अपनी प्रेमिका से मिलेगा, बात करेगा तो पत्नी को कोई दिक्कत नहीं होगी और पत्नी भी अपने प्रेमी के साथ मिलेगी और बात करेगी तो पति को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मामला ऐसे ही चल रहा था और पति पत्नी दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन माँ को पता लग गया कि मेरी बहू भी इसी टाइप की है और उसका भी एक प्रेमी है और ये उससे भी छुप छुप कर बात करती है और उससे मिलती है। माँ ने एक दिन इनको रंगे हाथ पकड़ लिया, अपने बहू को अपने प्रेमी के साथ में पकड़ लिया और अपने बेटे को भी उस लड़की के साथ में पकड़ लिया। बार बार जब वो इस तरह का दृश्य देखती थी तो उसका खून खौलता था और उसने फिर एक योजना बना डाली कि किसी तरह से अब इनको बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है और मेरी इज्जत का सवाल है। अगर इन लोगों को मैंने ख़त्म नहीं किया तो ये लोग मेरी इज्जत को धूल में मिला देंगे। फिर क्या था, माँ ललिता ने अपने भाई को फ़ोन किया, यानी कि रामबरन को बताया कि इनको किसी तरीके से रास्ते से हटाना है। फिर इन लोगों ने प्लान यानी कि साजिश रचना शुरू कर दिया और एक मौके की तलाश में थे कि किसी तरह से इन लोगों को ख़त्म किया जाए। माँ ने कहा था कि बेटा और बहू अब इन दोनों की हत्या करनी है। रामबरन ने एक सेंट्रो गाड़ी खरीदी और अपने भांजे विकास को चलाना सिखाया। धीरे धीरे करके विकास उस गाड़ी को चलाने लग गया। अब वो अकेले गाड़ी को कहीं भी ले जा सकता था। इन लोगों ने प्लान बनाया था कि इन लोगों की कहीं पर एक्सीडेंट करके इनकी हत्या कर दी जाएगी, लेकिन वो लोग इस प्लान में फेल रहे क्योंकि इनको ऐसा आज तक मौका ही नहीं मिला कि इनकी एक्सीडेंट करके हत्या की जा सके। इसके बाद में फिर इन्होंने इन दोनों को यानी कि बेटे और बहू को पानी में डुबाकर मारने की भी साजिश रखी, लेकिन उसमें भी ये लोग असफल रहे। रामबरन का एक नौकर था जिसका नाम था चमन खान। उस नौकर को रामबरन ने सारी बात बताई और कहा कि तुमको इनको मारना है किसी तरह से। रामबरन का वो काफ़ी वफादार नौकर था, इसीलिए वो ये सुपारी ले लेता है, यानी कि इनकी साजिश में शामिल हो जाता है। बात है 29 अक्टूबर 2024 की। विकास और उसकी पत्नी दीक्षा दोनों कैला देवी मंदिर दर्शन करने के लिए जाने वाले थे। तभी मामा ने अपनी गाड़ी इन दोनों को दे दी और कहा कि तुम जाओ और माता के दर्शन कराओ। विकास और दीक्षा दोनों माता के दर्शन करने के लिए कैला देवी के लिए निकल जाते हैं। रामबरन अपने नौकर को साथ में भेज देता है और कहता है कि जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, इनकी गोली मारकर हत्या कर देना। मामा रामबरन अपने नौकर चमन खान की पहले से ही अपने भांजे के साथ में मुलाकात करा चुका था और बताया था कि ये तुम्हारा साथ देगा, तुमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए जिस दिन विकास और दीक्षा उस मंदिर की तरफ जा रहे थे तो इनके साथ में ये नौकर चमन खान भी साथ था। इन लोगों ने पहले से ही पूरी प्लानिंग तैयार करके रखी हुई थी कि कैसे जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे और कहां पर जाकर इनकी हत्या करेंगे। चमन खान गाड़ी चला रहा था और साथ में विकास और उसकी पत्नी दीक्षा भी बैठे हुए थे। सबसे पहले ये कैला देवी मंदिर गए, वहाँ पर जाके इन्होंने माता के दर्शन किए। इसके बाद में फिर ये करौली आगरा हाईवे होते हुए ये एक ऐसी सुनसान जगह पहुँच गए जहाँ पर कोई नहीं था। तब चमन खान ने अपने यानी कि विकास को गाड़ी चलाने के लिए कहा और विकास ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी ही दूर चले, एक सुनसान जगह दिखी तो चमन खान ने 2 गोली विकास के सर में मारी
और एक गोली उसकी पत्नी दीक्षा कुमारी। जब ये गोली मार रहा था तब उसी जगह पर उसका मामा रामबरन और उसकी मां ललिता भी मौजूद थी। मां ने अपने बेटे और बहू को तड़पते हुए मरते हुए देखा था। जिस दिन इनकी हत्या की गई थी वो तारीख थी 29 अक्टूबर और समय था रात का तकरीबन 11 से 12 बजे का। इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग की थी कि कैला देवी मंदिर जाएंगे और वहां पर जानबूझकर लेट होंगे ताकि इस जगह यानी कि सुनसान जगह पर आते आते लगभग रात का 10, 11 या 12 बज जाए। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए तकरीबन 250 से 300 कैमरों की मदद की थी और 24 घंटे के अंदर ही इस केस को सुलझा लिया था। पुलिस ने मामा रामबरन और उसका नौकर चमन खान और साथ में मां ललिता तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। एक औरत ने अपनी झूठी शान के लिए अपने ही बेटे और बहू का कत्ल करा दिया, जिसकी साजिश में उसका खुद का भाई भी शामिल रहा। अपनी झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में अब ये लोग जेल की हवा खा रहे हैं। पुलिस ने बहुत ही कम समय में इस केस को सुलझा दिया, क्योंकि जब ये प्रथम दृष्टया केस देखा गया था तो ये काफ़ी उलझा हुआ लग रहा था और वहाँ पर जाके ऐसा लग रहा था यानी कि कातिलों ने इस तरह का वहाँ पे सीन क्रिएट किया था कि ऐसा लगे ताकि ये लूट और हत्या का मामला है। लेकिन पुलिस ने इस केस को 24 घंटे में सुलझा दिया, जिसकी वजह से पुलिस की काफ़ी वाहवाही हुई। दोस्तों, आप इस मामा रामबरन और उसकी मां ललिता के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आपको क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां देखना और सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल कहानी जनता की को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई और सच्ची कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।